इसमें आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ जनित्र। ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट का नाम है वन डे। उन्होंने एक जनित्र यानी जनरेटर का आविष्कार किया। जनित्र का मतलब है जनरेटर। एक ऐसा जनरेटर बनाया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव यानी 10⁶ वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। यह विभव आयनों को बहुत अधिक ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वन डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनरेटर या जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव यानी 10⁶ वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। इन वोल्टेज के फलस्वरूप प्राप्त विशाल वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए या फिर आयन हो गए, उनको त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। ये इसका प्रयोग हो गया। देखिए, कोई भी साइंस में जब प्रैक्टिकल होता है तो बिना किसी रीजन के नहीं होता, उसका कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उपयोग होता है। तो वन डे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी जनरेटर का प्रयोग किया या इसका आविष्कार किया। इसके आविष्कार के कारण 10⁶ वोल्ट यानी बहुत ही अधिक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है, जिसकी सहायता से बहुत ही अधिक मात्रा में वैद्युत क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है। इस वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग आयनों का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व बहुत सारे आयनिक कण होते हैं, उनको त्वरित करने के लिए या उनकी ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पढ़ेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। इसका सिद्धांत क्या कहता है या फिर इसका जो मैकेनिज्म है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वन डे ने किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका आविष्कार किया या यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। कौन कौन से दो सिद्धांत हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत क्या हो सकता है वन डे ग्राफ जनरेटर का? किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है। ये सबसे पहला सिद्धांत था इसका कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नुकीले सिरे का मतलब है ऐसे सिरे जिनकी त्रिज्या बहुत कम हो, ऐसे सिरे या ऐसे चालक जिनकी त्रिज्या बहुत कम हो, उनको नुकीले सिरे कहा जाता है। और दूसरा इसका सिद्धांत है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। जो खोखले चालक होते हैं उनका संपूर्ण आवेश उनके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। ये इसके दो सिद्धांत थे। इन दोनों सिद्धांतों पर ही इसकी पूरी मैकेनिज्म टिकी हुई है। तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे पहले सिद्धांत को, और इसको हम एक गणितीय विधि से सिद्ध भी करेंगे। गणितीय विधि से सिद्ध भी करेंगे कि किस प्रकार से किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, यानी बहुत जल्दी और बहुत तीव्र हो जाता है या बहुत ही सुगमता से होता है। पहला सिद्धांत है, माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा उसको स्मॉल q आवेश दिया जाता है, तब आवेशन के कारण उसके विभव में कैपिटल V की वृद्धि हो जाती है। तब V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। जब हम किसी भी गोले को आवेश देते हैं तो उसमें कोई ना कोई विभव उत्पन्न हो जाता है। माना यह विभव V है, तब V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q/r वोल्ट। या करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं,
v इक्वल टू क्यू का और 1 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r, ये हो जाता है। और यहां से हम स्मॉल q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि उसको आवेश के विभव के पदों में कितना आवेश दिया गया है। तो हो जाएगा यहां से स्मॉल q इक्वल टू देखिए v का और इन सब का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर वी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर वी, ये हो जाता है। मात्रक है इसका कूलम। अब चूंकि गोला हमने प्रयोग किया है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए। गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व आप ये ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू, पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे आप, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, परंतु ए की वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं, ए क्या है उसका क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ज्यामिति से जो क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी गोले का वो होता है इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण मान लेंगे, क्यू वाली जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, और जो सिग्मा वाली समीकरण है इसको समीकरण नंबर 2 बना लो समझने के लिए केवल, और जो ए वाली समीकरण है इसको समीकरण नंबर आप 3 बना लीजिए। अब समीकरण कौन कौन से हम प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। एक व समीकरण 3 से किसकी चीज की वैल्यू, Q व A की वैल्यू, Q व A का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यदि रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, सिग्मा इक्वल टू देखिए क्यू की वैल्यू है हमारे पास में है 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर वी अपॉन, और ए की वैल्यू हमारे पास में है 4 पाई आर स्क्वायर। फोर पाई आर स्क्वायर, देखिए कटेगा कुछ, 4 पाई से क्या कटेगा 4 पाई कटेगा, और इस आर से स्क्वायर कटेगा, जो बचा उसको लिखेंगे, यहां पर बचेगा सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन 0 वी अपॉन आर, यह वैल्यू आपको प्राप्त होगी, एप्सिलॉन 0 वी अपॉन आर, ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसे निर्वात की वैल्यूशीलता कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की वैल्यू तो शीलता इसको कहते हैं, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, नियत है, इसको हम नियत मानकर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हमने उस गोले को क्यों आवेश दिया था, उसका वोल्टेज भी क्या हो गया, स्थिर हो गया, वोल्टेज भी उसका स्थिर हो गया, तो V क्या है यहाँ पर, ये भी एक कांस्टेंट ही हो जाता है। तो एप्सिलॉन 0 V क्या है, कांस्टेंट है, दोनों इनको कांस्टेंट मानकर हम छोड़ सकते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिग्मा
प्रोपोर्शनल 1/r, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r हमको ये प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r का मतलब ये हुआ कि यदि r की वैल्यू ज्यादा होगी तो सिग्मा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यदि r की वैल्यू कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यदि r की वैल्यू बहुत कम हो यदि r की वैल्यू कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। कम होते होते मान लीजिए कितनी कम हो सकती है? एक कल्पना करें कि ये 0 हो जाए। यदि हम कल्पना करें कि ये 0 हो जाए, लिखेंगे यदि r की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो यदि आप r के स्थान पर यहाँ 0 रखेंगे और 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये अनंत हमको प्राप्त होगा। यानी जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी हमको प्राप्त होगी? सिग्मा की वैल्यू हमको अनंत प्राप्त होगी यहां से। लेकिन r की वैल्यू कभी भी 0 हमको प्राप्त नहीं हो सकती। रेडियस किसी भी गोली की 0 नहीं हो सकती है, जिसके कारण जो सिग्मा है यानी गोली का पृष्ठ आवेश घनत्व है उसकी वैल्यू कभी भी अनंत नहीं हो सकती है। लेकिन कल्पना के लिए मान सकते हैं, प्रयोग के लिए ऐसा मान सकते हैं। तो यहां से हमको क्या सिद्ध हुआ? यदि r की वैल्यू 0 हो जाए तो सिग्मा की वैल्यू अपने आप में अनंत हो जाती है। यहां से इसका पहला सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। अतः इस उच्च आवेश घनत्व के कारण आवेश का क्षरण होगा। क्षरण माने जो आवेशित कण है वो वायु में चले जाएंगे, जिस कारण नुकीले सिरों के संपर्क के वायु के कण आवेश ले लेते हैं तथा परस्पर प्रतिकर्षित होते रहते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि जो बहुत नुकीली छड़ है उस नुकीली छड़ पर मान लीजिए धन आवेश है तो यह धन आवेश वायु में जाता रहेगा। तो वायु के जो कण है धन आवेशित होते रहेंगे और वायु के कण जब धन आवेशित है और नुकीली छड़ वो भी धन आवेशित है तो दोनों यहाँ पर समान प्रकार के आवेश हो जाएंगे और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये अपने स्थान को छोड़कर प्रतिकर्षित होकर दूर हटते रहेंगे और उनके स्थान पर नए कण आते रहेंगे वायु के जिन पर आवेश नहीं है, और जब उनको आवेश मिल जाएगा तो वो चले जाएंगे अपना स्थान छोड़कर प्रतिकर्षित होने के पश्चात। यह क्रिया लगातार चलती रहती है जिससे आवेशों की एक धारा बन जाती है। अतः सिद्ध होता है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। यहाँ पर हमने यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जिस वस्तु की त्रिज्या जितनी कम होगी उसका पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व उतना ही अधिक होगा। अब इसका जो सेकंड है वो है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। इसका जो दूसरा सिद्धांत है हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला सिद्धांत तो हमने समझ लिया, यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। सिद्धांत नंबर 2, सिद्धांत नंबर 2 कहता है खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है।
रहता है, देखो ज्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ेंगे, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। इसके लिए हम एक गोला बना लेंगे। मानकर चलिए स्मॉल r त्रिज्या का एक खोखला गोला है, इस पर स्मॉल q आवेश हमने दिया है। मानकर चलिए ये स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है और इसके बाह्य पृष्ठ पर हमने स्मॉल q आवेश दिया है, स्मॉल q आवेश, और केंद्र बिंदु मान लीजिए इसका स्मॉल o है। अब स्मॉल q आवेश देने से यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और क्योंकि q आवेश दिया है तो q आवेश देने से इसका कोई ना कोई विभव हो जाएगा। मानकर चलिए इस गोले का विभव VA हो जाता है, और ये गोला कौन सा है, वो A गोला है, ये गोला है A, हमने इस गोले का नाम दे दिया A, जिसके कारण इसका वोल्टेज VA हो जाता है। इसके केंद्र पर विभव आप याद करेंगे तो VA इसके केंद्र पर विभव उत्पन्न हो जाता है स्मॉल q आवेश देने से। अब यह छोटा गोला एक गोलीय कोश के अंदर है, मान लीजिए गोलीय कोश से घिरा हुआ भी मान सकते हो, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये छोटा गोला था, इसके बाहर आप एक बड़ा गोला बना लो। मान लीजिए ये कोई बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। तो इसकी त्रिज्या मैं कहाँ मान लूं, चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। और इसके बाहरी पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश है, और कितना आवेश है, कैपिटल Q। और इस गोले का जो नाम है गोलीय कोश का, क्योंकि अंदर का भाग खोखला है तो इसको गोलीय कोश कहेंगे, गोलीय कोश B आप इसको नाम दीजिए। और क्योंकि इसके बाहरी पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश है, जिसके कारण इसके पृष्ठ पर VB विभव उत्पन्न हो जाता है, VB विभव उत्पन्न हो जाता है। गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश को इसके केंद्र द्वारा केंद्रित मान सकते हैं। इस आवेश वितरण के कारण जो गोला A है, गोला A, उस पर विभव VA क्या याद करेंगे, सबसे पहले गोले A का विभव, गोले A का विभव आप याद करेंगे तो इसको किस चीज से शो करेंगे, VA से। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब सबसे पहले गोला A इसके अंदर है, उस अंदर वाले गोले पर आपने स्मॉल q आवेश दिया, उसकी रेडियस आपने स्मॉल r मानी है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। अब क्योंकि ये गोलीय कोश से घिरा हुआ है, अब बाहर का जो आवेश है ये आवेश भी इसके आवेश को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसके कारण इसका विभव भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, वोल्ट, मात्रक है वोल्ट। यानी गोले का जो विभव है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल r, मात्रक है वोल्ट। इतना विभव उत्पन्न होगा गोले A पर। अब बाहर का जो गोलीय कोश है इस पर हम विभव की गणना करेंगे। गोले B का विभव, गोले B का विभव, इसको हम VB से शो करेंगे, क्योंकि हमने इसको VB माना है और गोले B के लिए शो कर रहे हैं तो VB ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए जो अंदर वाला आवेश है ये बाहरी पृष्ठ पर भी वितरित हो जाता है, इस प्रकार से हो जाएगा स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, क्योंकि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो आपने कितनी मानी है, कैपिटल R मानी है, ठीक है। और इसके बाहरी पृष्ठ पर कितना आवेश है, कैपिटल Q, तो हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, मात्रक है वोल्ट। दोनों गोलों पर अलग अलग विभव आपने ज्ञात किया है। गोले B का विभव कितना हो गया, VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, ये हो जाता है। अब आपको क्या याद करना है, विभवांतर याद करना है। विभवांतर दोनों के विभव में अंतर आपको याद करना है। चित्र मैंने साफ कर दिया केवल समझने के लिए था। विभवांतर यानी दोनों विभवों का अंतर। VA माइनस VB हम करेंगे तो डेल्टा VB आप इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB। मान रखेंगे इनका, VA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कोई भी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R माइनस, हम कोई भी चीज यहाँ पर कॉमन नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या चीज कॉमन होने वाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ से कॉमन हो सकता था, अंदर बचता स्मॉल q अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, ये बचता। लेकिन हम कॉमन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण आगे मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं माइनस VB की वैल्यू आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, ये हो जाता है वो ब्रैकेट पर। अब मैं इसको यहाँ साफ कर देता हूँ क्योंकि हमको स्पेस की आवश्यकता है, स्थान की आवश्यकता है। विभवांतर आप याद कर रहे हैं और केवल सिद्धांत पर ही आप अभी अध्ययन कर रहे हैं। वन डायग्राम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब देखिए ये लाइन तो यहाँ तक ऐसी रहेगी और माइनस से जब हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी और ये वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, अर्थात डेल्टा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब मैं इस लाइन को भी पूरा आगे तक साफ कर देता हूँ क्योंकि हमको ये पूरा एक ही लाइन में लिखना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिख तो मैं नीचे वाली लाइन में लिख सकता हूँ लेकिन नहीं, समझने के लिए सही रहेगा। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। अब मैं इस लाइन को भी साफ कर देता हूँ क्योंकि हमने माइनस की गुणा अंदर कर दी है। अब हमको इस लाइन की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ कटेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। अब देखिए स्मॉल q अपॉन स्मॉल r तो आगे है नहीं तो ये कटने वाला नहीं है। इसमें देखते हैं
1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, यहाँ पे प्लस का है, और 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R यहाँ माइनस का है, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ये वाली वैल्यू यहाँ पर कट रही है क्योंकि ये वैल्यू किस में है, माइनस में, और ये वैल्यू किस में है, प्लस में, तो इसको हम काट सकते हैं, इसलिए हमने कॉमन नहीं किया था। ठीक है, जो बचा उसको लिखेंगे। डेल्टा V इक्वल टू यहाँ पर हमको प्राप्त होगा 1/4πε0, 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r, स्मॉल q अपॉन स्मॉल r माइनस, ऐसे यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, ये प्राप्त होगा। अब हम कॉमन करेंगे यहाँ से गणना करने के लिए। जब हम कॉमन करेंगे तो q अपॉन 4πε0 पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, और डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू q अपॉन 4πε0 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है। इस लाइन से हम दो बातें बता सकते हैं, इस लाइन से हम दो बातें बता सकते हैं। विभवांतर स्थापित करने के लिए, विभवों का अंतर ज्ञात करने के लिए कहीं पर भी जो गोलीय कोश था उसका आवेश जिम्मेदार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल Q कहीं भी नहीं आ रही। यदि कैपिटल Q इसमें आता तो वो जिम्मेदार होता, विभव बढ़ाने के लिए, विभव घटाने के लिए जिम्मेदार होता, लेकिन यहाँ पर स्मॉल q भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, VA माइनस VB कोष B के आवेश पर निर्भर नहीं करता, यानी जो बाहर का गोलीय कोष आपने बनाया था, बड़ा वाला गोला आपने बनाया था, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता, चाहे यह धनात्मक हो, मतलब कैपिटल Q जो था उसका मान, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो अन्य आवेशित हो, यानी उसके आवेश की वैल्यू 0 भी क्यों ना हो, तब भी वो जिम्मेदार नहीं है विभवांतर ज्ञात करने के लिए, उस पर निर्भर नहीं करता है। सेकेंड, VA माइनस VB यदि 0 हो या 0 से अधिक हो, यदि Q धनात्मक है तथा कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, तो VA ग्रेटर देन, यदि सेकेंड में क्या आया, यदि, कौन सी लाइन है, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, तो VA ग्रेटर देन VB ये होगा। इस लाइन से हमने ये दो बातें सिद्ध की है। विभवांतर ज्ञात करने के लिए गोलीय कोष B का आवेश जिम्मेदार नहीं होता है, या उसके आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है, चाहे वह आवेश धनात्मक है, चाहे वह आवेश ऋणात्मक है, चाहे वह उस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है। अतः सिद्ध होता है कि VA माइनस VB यानी जो दोनों बिंदुओं का विभवांतर था, दोनों गोलों का विभवांतर था, सदैव धनात्मक रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम छोटे तथा बड़े गोले को तार से संयोजित करें तो आवेश छोटे गोले से बड़े गोले में प्रवाहित होगा, यद्यपि कैपिटल Q का परिमाण काफी अधिक क्यों ना हो, यानी जो बाहर का गोला है उस पर कितना भी आवेश क्यों ना हो, इसके बाहरी गोले का विभव बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि अंदर वाला गोला, जो छोटा गोला है, उसकी त्रिज्या कम है। देखिए ज्यादा क्यों होगा, इसका दूसरा बड़ा रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो अंदर वाला गोला था उसकी त्रिज्या आपने कम मानी है। विभव अधिक होने का जो बड़ा रीजन है उसकी त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। उसकी त्रिज्या यदि कम है तो वोल्टेज ज्यादा होगा, त्रिज्या अगर अधिक है तो वोल्टेज कम होगा। ये व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। ठीक है,
तो यहाँ पर दूसरा बड़ा रीजन ये भी है, VA ग्रेटर देन VB का। अब जैसे ही हम एक तार द्वारा क्षण भर के लिए उसको जोड़ देंगे, दोनों गोलों को जोड़ देंगे, अंदर वाले गोले को भी बाहर वाले गोले को भी जोड़ देंगे, तो अंदर वाले गोले का विभव ज्यादा है तो क्या होगा, उससे आवेश प्रवाहित होकर बड़े गोले में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे बड़े गोले का विभव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि वायु के वैद्युत क्षेत्र को ध्वस्त ना कर दे, यानी उसकी वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। वायु का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, EA मैं लिख रहा हूं इसको, EA = 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। ये वायु का वैद्युत क्षेत्र होता है, याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से। वायु का वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसको ध्वस्त ना कर दे, यानी इसके आसपास या इसके नजदीक ना पहुंच जाए या इसके बराबर ना हो जाए, तब तक आवेश छोटे गोले में से बड़े गोले में प्रवाहित होता रहेगा और तब तक ही बड़े गोले का विभव बढ़ता रहेगा। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि उसका वैद्युत क्षेत्र 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर नहीं हो जाता। यही वान डे ग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। तो हमने दोनों ही कथनों को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया है। अब आगे समझते हैं इसकी रचना क्या क्या हो सकती है, इसमें चित्र के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि टॉपिक है पूरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हम इसी वीडियो में इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत हमने समझ लिया है, सिद्धांतों को हमने हल भी कर दिया है, सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं ये भी हमने समझे है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक के आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अब समझेंगे इसकी रचना। रचना माने बनावट, यानी इसमें क्या क्या लगा रहता है, क्या क्या इसमें बना होता है। इसमें धातु का एक बड़ा गोला होता है जिसे S नाम दिया है इन्होंने। मान लीजिए धातु का कोई बड़ा गोला है, चलो मैं इसको यहां बना देता हूं। इतने बड़े आकार का मैं इसको बना रहा हूं और जो ऊपर होता है एक गोला होता है कुछ इस तरह से। ओके, लगभग सही है। अर्धगोला भी आप इसको कह सकते हैं। ये गोला क्या है, S है, ये गोला है S, इसको नाम दे दिया उन्होंने S। दो अचालक स्तंभों A व B पर सधा होता है। अब ये जो स्तंभ हमने बनाए हैं ये स्टैंड है इसके, और बड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं, चलो यहां तक इसको कर लीजिए। ये अचालक स्तंभ है, अचालक का मतलब ये गतिमान नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। ये इसके स्तंभ हो जाते हैं। स्तंभ का मतलब है पिलर। जैसे आप मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें पिलर स्थापित करते हैं और वो पिलर स्थायी होते हैं, सेम उसी प्रकार से ये इसके पिलर हैं। पिलर A और B इसको नाम दे दिया है और ये पिलर भी इसके स्थायी है और जिन पर एक गोला टंगा हुआ है या लगा हुआ है इस आकार में। इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। क्या है, ये पिलर है, स्तंभ। स्तंभ माने पिलर। इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट लगी होती है जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक घिरनी लगी होती है ऊपर की तरफ
मान लीजिए ये घिरनी यहाँ है कहीं, ये घिरनी हो गई छोटी सी, और एक घिरनी नीचे लगी होती है, ये भी बहुत छोटे आकार की। चलो इतने यहाँ ले लो इस घिरनी को, समझने के लिए क्रियाविधि कैसे कैसे ये कार्य करती है वो हम आगे समझेंगे। ये घिरनी है, इसको नाम दे दिया इन्होंने P1, ऊपर मान लीजिए P1 मतलब पुली, ये P2 है। P1 पहली पुली और ये दूसरी पुली हो जाती है। इस पर क्या है, रबड़ की बेल्ट लगी होती है, इसे पटा भी आप कह सकते हैं गाँव में, क्योंकि जैसे सिंचाई करते थे पहले नीचे पंखा लगता था, ऊपर इंजन या कोई मोटर की सहायता से वो घूमता था, जलकूप होते थे, तो इसी गिरने की सहायता से, इस पटे की या बेल्ट की सहायता से वो चलते थे। और ये क्या है, वो गतिमान है, पुली क्या है, गतिमान है। और ये किस दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में ये घूमती हुई प्रतीत होती है। तो तीर का चिन्ह इधर ऊपर की ओर और इधर नीचे की ओर लगाकर आप यहाँ दर्शाएंगे। इस बेल्ट का निचला सिरा, निचला कंघा C1 उच्च विभव वाले स्रोत यानी 10 की घात 4 वोल्ट के धन टर्मिनल से तथा ऊपर वाला कंघा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। अब देखिए कंघे C1 C2 यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। इस गिरने पर पहले कंघे को धन आवेश दिया ये कंघा आप यहाँ पर मान सकते हैं, ये इससे स्पर्श करता हुआ नहीं, लगभग स्पर्श करता हुआ लगा रहता है। और इसका संबंध है बाहर एक उच्च विभव वाली वस्तु से होता है, या उच्च विभव वाले उपकरण DC से कर दिया जाता है। और इसका संबंध अर्थ से भी कर दिया जाता है। ऊपर एक कंघा लगा रहता है जिसका संबंध S से लगा होता है। एक तार के द्वारा, इनको आप C1 व C2 नाम दे सकते हैं। ये कंघा C1 हो गया, कंघा माने कोम, COMB, कोम माने कंघा, यानी C1 C2 दो कंघे भी यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। और ये धातु के हैं, प्लास्टिक के नहीं, ये धातु के कंघे यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। यदि प्लास्टिक के उत्पन्न होंगे या प्लास्टिक के कंघे यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप बालों को सही करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारी जो अभिक्रियाएं हैं वो सही नहीं होंगी, हमें उच्च रिजल्ट नहीं मिलेंगे, संतुष्टिपूर्वक परिणाम हमको नहीं मिलेंगे यदि यहाँ पर प्लास्टिक के कंघे का हमने प्रयोग किया तो। अब एक मोटर भी उन्होंने बनाई है जो कि इस पुली को घुमाने का कार्य कर रही है। इस वाली पुली को घुमाने का कार्य कर रही है एक मोटर, यानी ये जो मोटर है इसको घुमाने का कार्य कर रही है। मोटर एक बाह्य ऊर्जा स्रोत है जो कि इसे पुली को P2 को घुमाने का कार्य करता है, जिसके कारण ऊपर वाली पुली भी घूमती है। और ये बेल्ट लगी है, रबड़ की बेल्ट
इसकी रचना दोबारा समझ लेंगे। इसमें धातु का एक बड़ा गोला एस होता है, दो अचालक स्तंभों ए व बी पर सधा होता है तथा इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है जो कि दो गिरनियों P1 व P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। निचला कंघा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत यानी DC = 10 की पावर वोल्ट से कनेक्टेड होता है तथा ऊपरी सिरा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। कार्यविधि समझेंगे अब वर्ग के, किस तरह से ये कार्य करता है। रचना तो हमने समझ ली है, अब हम कार्यविधि समझेंगे। कार्यविधि किस प्रकार से यह वान डे ग्राफ जनरेटर काम करता है। देखिए, जब मोटर ये घूमती है तो मोटर की घूमने से पुली P2 घूमना शुरू कर देती है और ये इसका संबंध एक बेल्ट द्वारा पुली P1 से भी कर दिया जाता है, तो जिसके कारण ये घूमनी शुरू हो जाती है दिए गए चित्र के अनुसार या उसकी दिशा में ये घूमना शुरू कर देती है। DC यहाँ पर कितना वोल्टेज लग रहा है, 10 की पावर 4 वोल्ट। एक हाई वोल्टेज है 10 की पावर 4 वोल्ट का विभव यहाँ पर उत्पन्न करके कंघे C1 को कनेक्टेड कर दिया जाता है जो कि धन सिरे से होता है। धन सिरा प्लस 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 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और बहुत ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये गिरने से टकराएंगे क्योंकि गिरनी ऊपर की तरफ को घूमना शुरू कर रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 10 की पावर 4 वोल्ट एक हाई वोल्टेज होता है, इतने वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन निकलकर इस कंघे C1 में आना शुरू कर देते हैं और यही इलेक्ट्रॉनिक गिरने की सहायता से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। तो गिरने की कैसे हो जाएगी, वो धनावेशित गिरनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लस प्लस प्लस। और कंघा जो C1 है, C2 सॉरी, कंघा C2 इस गिरने से इस बेल्ट से कनेक्टेड है, बेल्ट से लगभग स्पर्श करते हुए है, जिसके कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन इस कंघे के द्वारा होते हुए, कंघे पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा, कंघे के द्वारा होते हुए ये एस जो गोला आपने बनाया है इस गोले पर चले जाते हैं। ऊपर वाले गोले पर भी कैसा आवेश हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में। ऊपर वाले जो गोला ऐसा आपने बनाया है उस पर बहुत ही अधिक मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयन उत्पन्न करता है। धन आयनों व कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित करता है। यह धन आवेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। चूंकि बेल्ट घूमती रहती है, यह धन आवेश को ऊपर की ओर ले जाती है जो कि कंघे C2 द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो कंघे C2 द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं तथा गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। बहुत ही अधिक हाई वोल्टेज पर इसका ऊपरी सिरा जो S आपने बनाया है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण बहुत ही अधिक उच्च विभव तक यह पहुंच जाता है। जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है तो निकटवर्ती वायु जो इसके संपर्क में वायु है, वायु के कण है, की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण या लीकेज हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वायु में स्वतंत्रता पूर्वक चले जाते हैं।
अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर होती है। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनरेटर को वायु से संबंधित तथा उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रखा जाता है। वान डे ग्राफ जनरेटर धनावेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसकी क्रियाविधि हो जाती है। वास्तव में जब C1 घूमता है तो C1 घूमने से कंघी पुली P2 घूमती है तो कंघी C1 से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाने शुरू हो जाते हैं और जिससे कि कंघा C2 लगभग स्पर्श करते हुए इसमें रखा जाता है और कंघी के सहारे यह इलेक्ट्रॉन S जो गोला आपने बनाया है इस पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके बाहरी पृष्ठ पर भी ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो इसका जो आवेश होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है? क्योंकि घिरनी घूम रही है, पुली क्या है वो घूम रही है। इसका कार्य लगातार इतना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को ऊपर की ओर ले जाना। इन इलेक्ट्रॉनों को लगातार जब ये ऊपर की ओर लेकर जाती रहेगी तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण गोले S का विभव बहुत ही अधिक हो जाएगा, यानी इसका जो विभव है वो हाई हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाता है। हाई पोटेंशियल होने के कारण इसके निकट में जो भी वायु होगी, इसके निकट में वायु होने के कारण एक देखिए किसी भी वर्ग की कोई सीमा होती है। यहाँ पर हम एक रिएक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में वोल्टेज बहुत ही अधिक उच्च बढ़ जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि अब और ज्यादा विभव यदि बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से इसका संतुलन खराब हो जाएगा। इसका संतुलन रोकने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वायु में चले जाते हैं, यानी आवेश का क्षरण हो जाता है, लीकेज हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? वायु में चले जाते हैं, एयर में ये चले जाते हैं। अब देखिए वायु में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंघी C1 के द्वारा उतने इलेक्ट्रॉन फिर भी चले जाएंगे, यानी इनकी जो दर है ऊपर से वायु में लीकेज होने की दर और अंदर से प्रवेश करने की दर बिल्कुल बराबर होती है। अब हमको क्या करना है? लीकेज भी रोकना है इसका और अति उच्च विभव तक इसको त्वरित भी करना है। किसको? इलेक्ट्रॉनों को। तो अधिक उच्च विभव तक त्वरित करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्षरण रोकने के लिए जनरेटर को पृथ्वी से संबंधित करना होगा, जैसा कि हमने इसको डीसी के माध्यम से पृथ्वी से कनेक्टेड कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरावेशित हो जाएंगे और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है जी। जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा और ऊपर वाले पृष्ठ पर जो आपने S बनाया है इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे और जब इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं पहुंचेंगे तो इसका विभव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा और जब इसका विभव और ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो इसका लीकेज भी नहीं होगा। दूसरा, इसका लीकेज रोकने का उपाय ये भी है कि इसको हाई प्रेशर पर रखा जाए, अति उच्च दाब पर इसको रखा जाएगा वायु से भरे टैंक में। इसका प्रयोग क्या है? वान डे ग्राफ जनित आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाई वोल्टेज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है, कोई टॉपिक इसमें से कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात यह टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। Okay, thank you.